गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 9 की हम बात करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 8 के अंदर हमने आरएनएस सिद्धांत की कुछ सहकल्पनाएं पढ़ी थी। उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी चर्चा की थी कि कोई भी रिएक्टेंट होते हैं उनको एक न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है सक्रियता संकुल बनाने के लिए या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ऊर्जा थी हमने उसको स्कीरन ऊर्जा नाम दिया था। तो अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है स्कीरन की ऊर्जा या स्कीरन ऊर्जा, या फिर अपने बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, स्कीरन ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करना चाहते हैं। इसके अंदर स्कीरन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी अभिकारक को कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक हो, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि उसको सक्रियता संकुल में चेंज करने या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने या सक्रिय संकुल तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह होती है स्कीरन ऊर्जा। जैसे इसके लिए हम इस तरीके का कोई ग्राफ बनाएं। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की हम बात करें या विक्रिया की प्रगति, तो कोई भी रिएक्शन होती है वो ऐसे संपन्न होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो ये होती है स्कीरन ऊर्जा। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? अभिकारक, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? उत्पाद। इस तरीके का सिस्टम होता है। तो स्कीरन ऊर्जा, अब देखिए कौन सी विक्रिया में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन सी विक्रिया में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये तो उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं या अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का मान होता है। जैसे हमारे पास ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी विक्रिया हो तो दोनों के लिए ऊर्जाओं का मान अलग अलग होगा। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन अभिक्रियाओं को करवाया जाए तो वो जल्दी हो जाती हैं और स्कीरन ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। तो स्कीरन ऊर्जा का अगर मान कम होता है तो वो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। अब देखिए हम एक ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी विक्रिया की बात करें। ऊष्मा शोषी विक्रिया वह विक्रिया होती है जिसके अंदर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी रिएक्शन संपन्न हो सकती है। और जो ऊष्मा क्षेपी विक्रिया होती है उसमें बाहर ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जो शोषी विक्रिया होती है उसके लिए डेल्टा एच के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिखा जाता है, और ऊष्मा क्षेपी जो विक्रिया होती है उसको जब लिखते हैं तो हम डेल्टा एच नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से ऊष्मा शोषी विक्रिया और ऊष्मा क्षेपी विक्रिया जो होती हैं उस दोनों अलग अलग टाइप की विक्रिया होती है। एक में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, एक में हमें ऊष्मा बाहर प्राप्त होती है। ये दोनों विक्रिया ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी विक्रिया होती हैं।
अगर इनके डायग्राम की हम बात करें तो सबसे पहले हम किसके लिए बनाएं? ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए। सबसे पहले किसके लिए बनाएं? ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए। तो ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए बनाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम हमें प्राप्त होगा। ये 2 नंबर ऊष्माक्षेपी विक्रिया के लिए। पहले मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति किसके लिए? ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए। ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए या ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के लिए यहाँ पर हमारे पास अभिकारक और ये हमारे पास क्या है? उत्पाद। ये अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन हो रही है जब हमने कोई उत्प्रेरक काम में नहीं लिया। अब देखो जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन ऐसे जल्दी संपन्न हो जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियता संकुल। ये एक ऊष्माशोषी विक्रिया के लिए जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद में बदल रहा है, इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो एक्टिवेशन एनर्जी। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति लेते हैं तो विक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है, ठीक है। और अभिक्रिया जल्दी संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर हो जाएगा वो किसको शो करेगा? डेल्टा एच को। यहाँ से यहाँ तक का अंतर है वो किसको शो करेगा? डेल्टा एच को। अब देखो जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो स्किरण ऊर्जा का मान क्या होता है? कम हो जाता है और विक्रिया
जल्दी संपन्न हो जाती है, क्योंकि कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो विक्रिया आसानी से हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, ऊष्मा शोषी। उत्पाद की एनर्जी ज़्यादा है अभिकारक की एनर्जी से। अगर एनर्जी लेवल से देखा जाए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बाहर से जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो ऊष्मा शोषी टाइप की विक्रिया होगी, और इसके लिए डेल्टा एच क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। और ये एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के मध्य ग्राफ बनाया। पहले बिन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में रिएक्शन हुई तो ये स्थिरण ऊर्जा हो गई, और जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ये का मान और कम हो जाता है, और डेल्टा एच को नेगेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ अभिकारक की एनर्जी ज़्यादा है, उत्पाद की एनर्जी क्या है, कम है, तो डेल्टा एच क्या लिखा जाता है, नेगेटिव। तो ये इस तरीके की विक्रिया है जो ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है। अब देखो, जिस अभिक्रिया में उत्पादों की एंथैल्पी का मान क्रियाकारक की एंथैल्पी के मान से अधिक हो, तो ऐसी विक्रियाएं अगर संपन्न करवाते हैं तो संपन्न करवाने के लिए हमें परिपार्श्विक से या बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा। और जब ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो ये किस टाइप की विक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी टाइप की विक्रिया होती है। और या फिर इसके विपरीत, जिस अभिक्रिया के अंदर उत्पादों की जो एंथैल्पी होती है क्रियाकारकों की एंथैल्पी से क्या हो, कम हो, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें हमें बाहर से ऊष्मा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, हम बाहर परिपार्श्विक को ऊष्मा देते हैं, और इस तरीके की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी टाइप की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव लिखा जाता है, और इसके लिए डेल्टा एच की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर इस तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें पता है कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है इस प्रकार की विक्रियाओं के लिए। तो चलो एक और ग्राफ बनाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है इन अभिक्रियाओं पर, क्योंकि ऊष्मा लेने और देने की बात हो रही है तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अब देखिए यहाँ पर हम अणुओं की संख्या लेते हैं, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, और यहाँ पर हम किसको लेते हैं, टेम्परेचर को। अणुओं की संख्या और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। जब इस तरीके का ग्राफ हम प्राप्त करते हैं वो T1 टेम्परेचर पर होता है। किस पर होता है, T1 टेम्परेचर पर होता है इस ग्राफ को। और उसके बाद में जब T2 टेम्परेचर पर इसे बनाया जाता है तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है, और ये टेम्परेचर T2, इसके लिए ग्राफ बनाया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर T1 टेम्परेचर कम था तो ये एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या था, ज़्यादा। और जब हमारे पास T2 टेम्परेचर है तो ये का मान क्या है, कम है। इसलिए अभिक्रिया जल्दी कौन से टेम्परेचर पर हो रही है, T2 पर। तो कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया तेज़ी से संपन्न हो जाती है। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी टाइप की जो विक्रियाएं होती हैं उनके अंदर इस तरीके का इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर पर विक्रियाएं हो रही हैं। जब हम कम टेम्परेचर रख रहे हैं तो इनकी स्किरण ऊर्जा का मान ज़्यादा हो रहा है, और स्किरण ऊर्जा का मान अगर ज़्यादा है तो विक्रिया को संपन्न होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जब स्किरण ऊर्जा का मान अगर कम आ जाता है तो वो विक्रिया जल्दी संपन्न होती है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये विक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये था स्किरण ऊर्जा क्या होती है और स्किरण ऊर्जा से संबंधित
दो टाइप के विक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी टाइप की विक्रिया, जिसके अंदर स्कीरण ऊर्जा किस टाइप की होती है दोनों विक्रियाओं के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके अकॉर्डिंग, इस पर हमने चर्चा की है। अब हम स्कीरण ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए स्कीरण ऊर्जा का जो टॉपिक है वो हमें आज कंप्लीट करना है। तो ये तो सामान्य अवधारणा थी स्कीरण ऊर्जा की और क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी था कि आरएनएस ने अपना एक बिग सिद्धांत दिया, उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दी। तो आरएनएस का वेग सिद्धांत के अंदर स्कीरण ऊर्जा की चर्चा होती है, और स्कीरण ऊर्जा की जब चर्चा होती है तो हमें उससे संबंधित चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम जो रासायनिक बल गति से संबंधित सिद्धांत थे वो चल रहे थे हमारे, और उसके अंदर ही एक टॉपिक है स्कीरण ऊर्जा, उसको हम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, स्कीरण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। स्कीरण ऊर्जा का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने का कोई तो तरीका होगा या कोई तो मेथड होंगे जिनके द्वारा हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्कीरण ऊर्जा को डिटरमाइन करने के दो तरीके, लेकिन दोनों तरीकों में हमें आरएनएस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन के बगैर हम स्कीरण ऊर्जा को नहीं कर सकते। तो क्योंकि आरएनएस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही स्कीरण ऊर्जा हमारा टॉपिक है, तो दो विधियाँ, पहली विधि है आलेखी विधि, आलेखी विधि आलेख बना करके चर्चा करेंगे हम इस पर। और दूसरी विधि आती है T1 व T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक द्वारा, T1 व T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक T1 व T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक द्वारा। तो पहली विधि है आलेखी विधि। आलेखी विधि, इस विधि के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, आरएनएस इक्वेशन को लेते हैं। तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं कि आरएनएस के समीकरण के अनुसार आरएनएस के समीकरण के अनुसार तो K बराबर ए ई माइनस ए अपॉन में आर टी, ये हमारी आरएनएस के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी। आरएनएस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करेंगे, लघु गुणक लेंगे। तो यहाँ जाएगा ln के बराबर पावर आगे आ जाएगी ए अपॉन में आर टी प्लस में ln ए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो अपने ln है उसको क्या करेंगे, log में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, log में। तो यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा log के बराबर माइनस ये अपॉन में 2.303 आर टी प्लस में log ए, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास।
आरएनएस की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, log k और 1/t के मध्य log k व 1/t के मध्य आलेख बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए log k और 1/t के मध्य क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके का ग्राफ आता है जिसका स्लोप होता है माइनस ये अपॉन में 2.303 r और अंतःखंड होता है log a। क्या होता है, log a। तो ये स्कीरन ऊर्जा निर्धारण की विधि जिसका नाम है आलेखी विधि आरएनएस समीकरण जो हमने निकाले k बराबर a e अपॉन में RT। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर ln k e अपॉन में RT प्लस ln a और इसको log में चेंज करेंगे, log k बराबर माइनस ये अपॉन में 2.303 RT प्लस log k और 1/t के मध्य आलेख बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। log k और 1/t के मध्य ग्राफ बनाया जिसका ढाल तो ये अपॉन 2.303 r और अंतःखंड क्या था, log a। तो इस तरीके से ये एक स्कीरन ऊर्जा निर्धारण की प्रमुख विधि मानी जाती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, T1/T2 टेम्परेचर पर वेग का निर्धारण करेंगे। T1/T2 टेम्परेचर पर अब देखिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, log k बराबर 2.303 आलेखी विधि के अंदर RT और log प्लस में log a 2.303 प्लस log a। ये इक्वेशन बनाई थी हमने माइनस ये अपॉन उल्टा लिख दिया, माइनस ये अपॉन में 2.303 RT1 प्लस में t और प्लस में log a। ये इक्वेशन अभी निकाल कर आए हम आलेखी विधि के अंदर। इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, काम में लेना है। हम क्या करेंगे, T1/T2 टेम्परेचर पर लेंगे तो एक टाइम हम क्या करेंगे, T1 टेम्परेचर लेंगे तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। उस टाइम ये क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। और जब हम T2 टेम्परेचर लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो T1 T2 पर K1 और K2 मान लेंगे अपने, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएं तो K1 आ जाएगा यहाँ बराबर माइनस ये अपॉन में 2.303 RT1 प्लस में log a और log K2 बराबर माइनस ये अपॉन में 2.303 RT2 प्लस में log a
ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लें और ये क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो log k1 बराबर ये t1 हो जाएगा और k2 बराबर ये क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाने पर तो इक्वेशन 2 माइनस 1 2 में से घटाएंगे तो log k2 माइनस log k1 बराबर माइनस ए अपॉन में 2.303 RT2 प्लस log a, ठीक है, ये आ गया माइनस, यहाँ जाएगा माइनस ए अपॉन में 2.303 RT1 प्लस log a। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो log a से log a कैंसिल हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log k2 अपॉन में k1 बराबर ए अपॉन में 2.303 RT1, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आके, तो इसको आगे लिख दिया और इसको मैं पीछे लिख देती हूँ। तो ए अपॉन में 2.303 RT2 ये आ जाएगा। तो log k2 अपॉन में k1 बराबर ए अपॉन में 2.303 और यह आ जाएगा 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2। तो log k2 अपॉन में k1 बराबर ए अपॉन में 2.303 और यहाँ पे t1 और t2, ये t2 माइनस t1, ये आ जाएगी इक्वेशन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किरण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें t1 t2 k1 k2 का मान ज्ञात हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग log k1 माइनस ए 2.303 RT1 प्लस log a और log k2 बराबर माइनस ए अपॉन में 2.303 RT2 प्लस log a। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो log k2 माइनस log k1 ए अपॉन में 2.303 RT2 प्लस log a, इसको अपॉन में लिख देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस आगे आ जाएगा, इसको पीछे रख देंगे। तो log k2 अपॉन में k1 ये 2.3 और t1 t2 कॉमन आ गया, t2 माइनस t1, ये इक्वेशन आ गई, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो ये था किरण ऊर्जा ज्ञात करने की विधियाँ या निर्धारण करने की विधियाँ, और इसके साथ ही हमारा आरएनएस का सिद्धांत नंबर 1 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया और उससे संबंधी जो विशेष चर्चाएं थी वो भी हमारी पूरी हो गई। उसके बाद में हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है संघट्टवाद। संघट्टवाद या टक्कर सिद्धांत कह सकते हैं अपने, या दृढ़ गोले पर आधारित मॉडल इस पर आधारित सिद्धांत।
संगतवाद टक्कर सिद्धांत या दर्द गोले के मॉडल पर आधारित